साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज हम आपको दिखाएंगे नीतीश सरकार में कैसे भारी हुआ है बीजेपी का पलड़ा और केदारनाथ में भारी बर्फबारी ने कैसे रोक दिया दो मुख्यमंत्रियों का रास्ता। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7वीं बार इस पद पर पहुंचने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार की 7वीं पारी पहले से काफी अलग होने वाली है। इस बार नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां भी हैं, अलग होने वाली है। ऊपर से तो नीतीश कुमार की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? क्योंकि इस बार उनकी सरकार काफी बदली है। पहली बार इस अलायंस की सरकार में बीजेपी बड़ी पार्टी है। पहली बार इस गठबंधन वाली सरकार में सुशील मोदी नहीं है। पहली बार इस गठबंधन वाली सरकार में दो डिप्टी सीएम हैं। पहली बार सरकार में बीजेपी ने एक को छोड़कर सभी नए चेहरों को मौका दिया है। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पर पहले से ज्यादा बंधन लगाए जाएंगे? जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाएंगे। दो डिप्टी सीएम हैं इस बार बीजेपी के। ये तो अच्छी बात ही है, काम ज़्यादा बेहतर ढंग से करेंगे। मतलब तालमेल नीतीश कुमार से बढ़िया चल सकेगा? निश्चित रूप से चलेगा, इसलिए हम लोग साथ काम कर रहे हैं। सुशील मोदी का भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे? आप तो बड़े करीबी माने जाते हैं उनके। हमारे वो नेता हैं सुशील मोदी जी सहित और जो अन्य हमारे मार्गदर्शक हैं। नीतीश कुमार को इस बार बेहद ही विपरीत परिस्थितियों में सत्ता मिली है, इसलिए उनकी 7वीं पारी काफी चैलेंजिंग होने वाली है। वैक्सीन बनने तक कोरोना पर लगाम लगाए रखना, बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए नए मौके बनाना, बिहार से बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन रोकना, स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। बीजेपी के मुकाबले कम सीटें आने के बाद भी नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर हैं। ऐसे में उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नीतीश को बीजेपी की नई टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाना होगा। नीतीश के सामने जेडीयू के संगठन को फैलाने की बड़ी चुनौती होगी। जेडीयू में सेकंड एंड थर्ड लाइन लीडर्स को उभारना होगा। जेडीयू में नीतीश के अलावा दूसरे और बड़े चेहरे ढूंढने होंगे। 7वीं बार सीएम की शपथ लेते ही नीतीश कुमार की सरकार एक्शन में है। आज नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी शपथ ली। कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली। सरकार में बड़े भाई होने के नाते 7 मंत्री बीजेपी के हैं, जबकि 5 मंत्री जेडीयू कोटे से बने हैं। एक पद हम और वीआईपी को मिला है। शपथ के बाद आज कैबिनेट की होने वाली पहली बैठक काफी अहम है। बिहार विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर को होगा, जिसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, जो नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जिसके बाद विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। इस बार स्पीकर के चुनाव का फैसला काफी अहम है। एनडीए के पास 125 विधायक हैं, जो सरकार बनाने के आंकड़े से महज 3 ही ज्यादा हैं। सरकार पर ज्यादा कंट्रोल रहे, इसलिए बीजेपी अपने खास नेता को स्पीकर बनाना चाहती है। बिहार में इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में है, जबकि जेडीयू छोटे भाई की। और इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। बिहार में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बने हैं और दोनों बीजेपी के। इस बार बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। पिछली तीनों एनडीए सरकार में सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस बार वो कैबिनेट से बाहर हैं। नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी का अच्छा तालमेल था। सुशील मोदी दोनों पार्टियों और सरकार के बीच ब्रिज का काम करते थे। वो नीतीश के यस मैन थे, लेकिन इस बार दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नए हैं। नीतीश को उनके साथ तालमेल बिठाना होगा। वो तो एक बीजेपी का निर्णय है। यह प्रश्न तो आपको बीजेपी कितना मिस करेंगे मोदी जी? हम लोगों का अलायंस है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे। बीजेपी कोटे से पिछली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रहे मंगल पांडे, आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान,
दरभंगा के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक राम सूरत राय ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू कोटे से सराय रंजन के विधायक विजय चौधरी, सुपौल से विधायक विजेंद्र यादव, एमएलसी अशोक चौधरी, तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी और फुलपरास से विधायक शीला मंडल शामिल हैं। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम से संतोष कुमार सुमन को और विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस की लीडरशिप पर खुद उसके नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। और कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने बिहार के साथ साथ यूपी, एमपी, गुजरात के उपचुनाव में पार्टी के बुरे प्रदर्शन पर तीखी टिप्पणी करते हुए सीधे शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया है कि लोग कांग्रेस को अब विकल्प नहीं मानते। कपिल सिब्बल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, बिहार चुनाव में प्रदर्शन पर पार्टी का कोई रुख सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि पार्टी मान रही है कि सब कुछ ठीक है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में जहां जहां भी चुनाव और उपचुनाव हुए वहां लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। अगर कांग्रेस ने पिछले 6 सालों में आत्मविश्लेषण नहीं किया है तो अब क्या उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस में फिर घमासान मचा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल को जवाब दिया। कपिल सिब्बल को मीडिया के सामने अंदरूनी मुद्दे का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांग्रेस ने 1969, 1977, 1989 और 1996 में संकटों का सामना किया, लेकिन हर बार हम अपनी विचारधारा, नीतियों और पार्टी नेतृत्व में विश्वास के चलते मजबूत बनकर उभरे हैं। सिब्बल कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने अगस्त में लीडरशिप बदलने के लिए लेटर लिखा था, जिसके बाद लेटर लिखने वाले नेताओं का कद कम कर दिया गया था। गुपकर गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने के बाद बीजेपी काफी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने गुपकर गठबंधन को गुप्तचर गठबंधन कहा और कांग्रेस से सवाल पूछे। गुपकर गठबंधन में कांग्रेस शामिल हुई तो बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया। संबित पात्रा ने गुपकर गठबंधन को गुप्तचर गठबंधन बता दिया। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी करारा अटैक करते हुए कहा कि कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि क्या वो फारूक और महबूबा की राय से सहमत है। क्या कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है कि धारा 370 को वापस लाने के लिए हम चाइना का समर्थन लेंगे? कांग्रेस गुपकर डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव लड़ेगी। गुपकर डिक्लेरेशन में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी समेत करीब 10 पार्टियां शामिल हैं। अब इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन के अध्यक्ष हैं, जबकि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती गठबंधन की उपाध्यक्ष हैं। ये गठबंधन अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए बना है। दिल्ली कोरोना की तीसरी लहर से बुरी तरह से जूझ रही है। हालांकि इस बीच दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में कोरोना वायरस लोगों पर मौत बनकर टूट रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर घंटे 4 लोगों की कोरोना जान ले रहा है। जब पूरे देश में अस्पतालों से कोरोना मरीजों की छुट्टी हो रही है, तब दिल्ली में यह वायरस मौत बनकर टूट रहा है। जानकारी से कोरोना का सबसे खतरनाक यानी 3rd वेव तक कह रहे हैं। आंकड़े देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि दिल्ली में कैसे यह वायरस मौत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 मौतें हुई। 13 नवंबर को भी 91 मरीजों ने दम तोड़ दिया तो सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर बैन लगा दिया गया। 14 नवंबर को फिर से 96 मरीजों की मौत के बाद दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आपात बैठक हुई। 15 नवंबर को 95 मरीजों की मौत हुई तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मरीजों की ट्रैकिंग करने का फैसला हुआ और अब 16 नवंबर को एक बार फिर से कोरोना से पीड़ित 99 मरीजों की मौत हो गई। मौत के आंकड़ों ने दिल्ली को उन शहरों की सूची में सबसे आगे खड़ा कर दिया है जहां कोरोना के कारण हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हालात इतने भी खराब नहीं हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो 3rd वेव है
फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज़ गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,797 केस सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 7,713 पहुंच गया है। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 4,89,202 पहुंच गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे शहरों से भी कोरोना काल में डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बाजार में लोग बेपरवाह होकर निकल रहे हैं तो कहीं सरकार बनने का जश्न मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को कोरोना से बचाया जाए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सब बेपरवाह हैं, चेहरे पर मास्क नहीं, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,997 मरीज मिले, बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,012 मरीज मिले, तो केरल में 2,710, महाराष्ट्र में 2,535, तो राजस्थान में 2,179 मरीज मिले। मतलब पूरे देश में दिल्ली कोरोना के मामले में नंबर 1 पर बनी हुई है। यही वजह है कि इस बार संसद में शीतकाल में बहस नहीं होने वाली है। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र को बजट सत्र के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। कोरोना से डराने वाली खबरों के बीच लोगों के लिए वैक्सीन को लेकर सुकून देने वाली एक खबर आई है। हमारी स्वदेशी कंपनियां भी कोरोना वायरस का टीका बनाने के बेहद करीब हैं। भारत बायोटेक कोरोना वायरस के टीके पर तीसरा और निर्णायक टेस्ट शुरू करने जा रही है। इस टेस्ट में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का ट्रायल भी जल्द भारत में शुरू होगा। पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद ये वैक्सीन बहुत जल्द हम सबके लिए उपलब्ध होगा। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली जोरदार बर्फबारी हुई है। कुछ पहाड़ी इलाकों में रविवार से ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, जो सोमवार तक जारी रही। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, नत्था टॉप से लेकर डलहौजी तक के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। नवंबर के पहले पखवाड़े में ही पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे पारे में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड का असर पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी होने लगा है। जब केदारनाथ में बर्फबारी हो रही थी, तब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पहुंचे। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने थे, इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का फैसला किया। लेकिन जबरदस्त बर्फबारी की वजह से योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 8 घंटे तक यहाँ फंसे रहे। बाद में दोनों को गौचर की ITBP गेस्ट हाउस में जाना पड़ा। रामबन में भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल जिले के लिए एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल की डलहौजी और चंबा में बर्फ गिरने के साथ पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है। हम यहाँ पे स्नो देखने आए हैं। यहाँ सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे तो हम ठंड के कारण आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और सबको डलहौजी यहाँ पे आना चाहिए। पहाड़ी राज्यों में कोरोना की वजह से होटल बिजनेस चौपट हो गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि बर्फबारी के बाद टूरिज्म में तेजी आएगी। इटली में एक ज्वालामुखी के फटने की तस्वीर सामने आई और ज्वालामुखी विस्फोट का ये वीडियो है, सर्विलेंस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तेज धमाके के साथ ज्वालामुखी फूट पड़ा और धधकता लावा नीचे की तरफ बहने लगा। ज्वालामुखी के फटते ही धूल धुएं का गुबार आसपास फैल गया। सोमवार को इटली के सिसिली में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सुलग उठा। ज्वालामुखी की मॉनिटरिंग के लिए आसपास सर्विलांस कैमरे लगे हुए थे। जब ज्वालामुखी फटा तो कैमरों में कैद हो गया। अच्छी बात यह रही कि अभी तक ज्वालामुखी विस्फोट से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है। सरायकाले खां से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आतंकी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले हैं। आतंकियों के नाम अब्दुल लतीफ मीर और मोहम्मद अशरफ खताना है। दोनों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 गोलियां भी बरामद हुई हैं। कुमार सोनू, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर, इनकी मूवमेंट क्या थी? देखिए, ये मिलेनियम पार्क है सरायकाले खां बस अड्डे के पास, वहां से इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। रात तकरीबन
10:15 बजे के करीब इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके नाम अब्दुल लतीफ मीर जो कि बारामूला का रहने वाला है और एक अशरफ खटाना जो कि जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया गया है। एक की उम्र 22 साल है और एक की उम्र महज 20 साल है। अब इनके क्या मंसूबे थे, किस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, इस बारे में जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। लेकिन फेस्टिवल सीजन में इतनी बड़ी गिरफ्तारी जो है दिल्ली पुलिस के लिए कामयाबी है और एक बड़ी घटना को अंजाम देने से जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोक लिया, दिल्ली को दहलने से रोक लिया। लेकिन फिलहाल अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, ये कब दिल्ली आए, कैसे आए, इनका रूट क्या था और क्या इनके साथी और भी हैं या सिर्फ बिल्कुल, और यही प्राथमिकता होती है कि ऐसे में इनके पूरे नेक्सस और इनके पूरे नेटवर्क के बारे में जाना जाए। कुमार, बिल्कुल, अभी फिलहाल स्पेशल सेल के दफ्तर में इनसे पूछताछ हो रही है और इनका मकसद के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये लोग कहां से आए, इनका रूट क्या था, ये कहां ठहरे हुए थे, क्या पहले ही दिल्ली में आ गए थे और अगर पहले दिल्ली में आ गए थे तो क्या ये किसी होटल में थे या फिर रेंट के मकान में रह रहे थे या फिर किसी के घर में रह छुपे हुए थे। इन तमाम सवालों के जवाब अब जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को तलाशने हैं। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है फेस्टिवल सीजन के दौरान, जबकि हमेशा दिल्ली अलर्ट पर रहती है आतंकी खतरे को लेकर और ऐसे में 2 आतंकी गिरफ्तार करना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। सोनू, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। जल्द लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। भिंड से रोड रेज का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया।